हेलो स्टूडेंट्स, आज आप करोगे CFT का नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक आपने किया है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर CFT, मतलब अष्टफलकीय यौगिकों के अंदर CFT। अब आप करोगे CFT इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, चतुष्फलकीय यौगिकों में CFT की बात करना है। देखो, जो ऑक्टाहेड्रल में पढ़ा है ना, अब सेम उसका उल्टा है। इसके अंदर होता क्या है, इसमें T2G जो होंगे, ठीक है, इसमें T2G होंगे वो ऊपर चले जाएंगे और EG होंगे वो नीचे आ जाएंगे। रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि जो चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल कंपाउंड होते हैं उनमें जब लिगेंड आएगा बॉन्डिंग करने के लिए, तो लिगेंड के और d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा। अब जो लिगेंड आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके जो लिगेंड आ रहा है वो ओरिजिनल में कहाँ आएगा? एक्सिस के बीच में आएगा। ये x है, ये z है और ये y है। एक्सिस का बीच का मतलब ये x है और ये y है। डबल डंबल शेप होता है d, तो यहाँ पर आएगा, मतलब लिगेंड आएगा वो अटैक करने कहाँ आएगा? इस जगह आएगा। जब इस जगह आएगा तो इनमें रिपल्सन क्या होगा? ज्यादा होगा। रिपल्सन ज्यादा होगा तो जिन ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एक्सिस के बीच में है, ठीक है, उन सब के अंदर क्या होगा? रिपल्सन होने के कारण, ठीक है, इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो अब आपको करना क्या है? सेम अष्टफलकीय जैसा इसका एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम ये होगा कि ये D के 5 कक्षक जिसकी ऊर्जा क्या है? समान है, ठीक है, D ऑर्बिटल, ठीक है, डी जनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं जिसको हम, जिसकी ऊर्जा समान है। जैसे इसके पास लिगेंड आएगा, थोड़ी सी एनर्जी पाके इसकी एनर्जी बढ़ेगी और एनर्जी बढ़ने के बाद इनकी स्प्लिटिंग होगी और इनकी स्प्लिटिंग आपको हमेशा ऑक्टाहेड्रल से छोटी दिखानी है। मतलब ये जो गैप दिखाया है मैंने, ये थोड़ा छोटा दिखाना है। इसमें क्या हो जाएगा कि EG तो चले जाएंगे नीचे और T2G चले जाएंगे ऊपर, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कौन आएगा? dx² y² और यहाँ क्या आएगा? dz²। यहाँ पे आएगा dxy, dyz और dzx, क्योंकि ये एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। इसमें लिगेंड जैसे आएगा तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इस पूरी एनर्जी को बोलते हैं डेल्टा T। इस पूरी एनर्जी को बोलते हैं डेल्टा T। ये हो गया आपका बैरी सेंटर। पहले की ऊर्जा आपने बताई थी और इस वाले की एनर्जी आपने बताई थी पिछले डायग्राम में। अब सेम क्या हो जाएगा? उसका उल्टा हो जाएगा। नीचे वाली तो हो जाएगी -6 डेकुरेल, ऊपर वाली हो जाएगी +4 डेकुरेल, या इसको तुम 10 डेकुरेल से भी लिख सकते हो। अगर पॉइंट में लिखना चाहो तो आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप इसे पॉइंट में लिखना चाहो तो आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हो। एक सेकेंड होल्ड। इसे पॉइंट में जब आप लिखना चाहो तो इसे पॉइंट में भी आप लिख सकते हो। भाई माइनस का 0.6 कर देना और उधर प्लस का 4.4 डेकुरेल कर देना। सेम इसका ऑक्टाहेड्रल से उल्टा डायग्राम बनेगा। एक चीज और बता रहा हूँ, RBSc में अभी तक इसका क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। हो सकता है ना भी है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ज्यादा बड़ा टॉपिक ये नहीं है। दूसरी चीज, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में एनर्जी का रिलेशन क्या होता है? डेल्टा T बराबर होता है 4/9 डेल्टा O के। मतलब जो डेल्टा O की स्प्लिटिंग होगी, पिछले डायग्राम की जो स्प्लिटिंग होगी, उससे कम हमेशा किसकी होती है? डेल्टा T की होती है। और वो कितनी कम होती है? 4/9 होती है। ये याद रखना, ये कंपटीशन में भी बहुत बार पूछा हुआ चीज है, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर एक चीज और क्या होती है? इसके लिए हमेशा, इसकी स्प्लिटिंग कराने के लिए हमेशा पेयरिंग एनर्जी हमेशा क्या होती है? डेल्टा T से क्या होती है? ज्यादा होती है। पेयरिंग एनर्जी पिछले वीडियो में आपने देख लिया है कि क्या होता है। इसके लिए डेल्टा T की एनर्जी हमेशा पेयरिंग से ज्यादा होगी, मतलब युग्मन ऊर्जा इसकी क्या होगी? ज्यादा होगी। और मैंने आपको पहले बताया, जिस चीज में हमारे ज्यादा पैसे लगेंगे हम वो काम नहीं करेंगे। मान लो इसका कॉन्फ़िगरेशन बनना है D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10। तो देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? EG और T2G।
यहाँ पे सारों में वही आएगा Eg और T2G। अब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा लगती है, मतलब इलेक्ट्रॉन जुड़ने में, कपलिंग होने में जोर ज्यादा आएगा, ठीक है ना। तो अब अपन कपलिंग कराएंगे ही नहीं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डालोगे तो Eg में एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 0, क्योंकि आपने जो अभी डायग्राम बनाया उसमें देख लिया ये Eg और ये क्या है T2G है। ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो। फिर 2 इलेक्ट्रॉन डालोगे तो Eg में 2 इलेक्ट्रॉन, T2G 0 ही रहेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। मैंने कहा इसमें कपलिंग नहीं होगी, चाहे लिगेंड वीक है चाहे स्ट्रॉन्ग है। अब Eg के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 रहेंगे, और T2G में कितने हो जाएंगे, 1 आएगा। चौथा इलेक्ट्रॉन डालोगे तो Eg में 2 हो जाएंगे, T2G में भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। पांचवा इलेक्ट्रॉन डालोगे तो Eg में 2 हो जाएंगे, T2G में कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। छठा इलेक्ट्रॉन डालोगे तो Eg के अंदर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, T2G में कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। सातवां इलेक्ट्रॉन Eg के अंदर कपलिंग होनी शुरू होगी, Eg में 4, T2G में 3। आठवां इलेक्ट्रॉन 4 और 4, नौवां इलेक्ट्रॉन 4 और 5, 10वां इलेक्ट्रॉन 4 और 6। इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इसका आपको करना है। पहले ही बता रहा हूँ आरबीएससी में अब तक क्वेश्चन नहीं आया, फिर भी टॉपिक को क्लियर करके रखो, ठीक। अब बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में रंग, ठीक है। तो आपको नोट्स में एक क्वेश्चन मिल जाएगा, चाहे वो देख लेना, वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। आपसे किसी भी अगर पूछे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में रंग, तो ध्यान रखना सभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ज्यादातर मेटल है वो कौन सा है, डी ब्लॉक का है, और डी ब्लॉक के अंदर होता है डी ट्रांजिशन। आपसे किसी का भी कलर पूछे और मेटल और डी ब्लॉक की, तो आपको आंसर क्या बताना है, डी ट्रांजिशन के कारण ये चीज रंग प्रदर्शित कर रही है। अब डी ट्रांजिशन क्या होता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, TiH2O6 +2, ठीक है, +2 नहीं सॉरी +3, ठीक है। यहाँ पे देखो टाइटेनियम कितने नंबर पे आता है, 22 पे। आप कॉन्फ़िगरेशन भरोगे आर्गन के बाद में 3d2 4s2। टाइटेनियम के ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3 है, मतलब डी में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन बाकी क्या हो गए, बाहर चले गए। अब आपका क्या होगा, स्प्लिटिंग करा दो इसकी, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, T2G नीचे रहेंगे, Eg ऊपर रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जैसे एनर्जी पाएगा तो हाथों हाथ क्या करेगा, ऊपर जाएगा, और ऊपर हमेशा अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है, वापिस क्या होगा, नीचे आएगा। जैसे ये नीचे आएगा इसको हम बोलते हैं डी संक्रमण। जब ये नीचे आएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, रंग प्रदर्शन करेगा। तो क्वेश्चन आता है TiH2O6 +3 वॉयलेट बैंगनी कलर का क्यों होता है, TiH2O6 +3 वॉयलेट या बैंगनी कलर का क्यों होता है। दूसरी चीज मैंने कलर के लिए आपको ये बात बोले, कोई भी कंपाउंड पूछेंगे ना उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो वो कलर शो करेगा, ठीक है। जरूरी नहीं आपको ये पूछे, आपसे कोई भी कंपाउंड पूछे, आप मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, इतना देखना लिगेंड वीक है, स्ट्रॉन्ग है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कलर होगा और होगा। कौन सा होगा ये नहीं पूछेंगे, कि कौन सा कलर है ये आपसे कभी नहीं पूछा जाता, ठीक है। इतनी चीज होगी। उसके बाद अपने बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज की बात करते हैं। कभी उपसंयोजक यौगिक का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो देखो एक सबसे मेन चीज बता रहा हूँ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सबसे मेन यूज तो होता है धातु के निष्कर्षण में, मतलब प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल के अंदर। मेटल को हम जब प्योर करते हैं तब किस मेथड से करते हैं, वो हमेशा किससे करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से करते हैं। एग्जांपल के लिए सिल्वर हो चाहे गोल्ड हो, ठीक है, सिल्वर या गोल्ड होता है, उसका ओर, उसका अयस्क, ठीक है, उसको लेंगे और सोडियम साइनाइड के साथ उसकी अभिक्रिया करा देंगे। तो देखो होता क्या, जमीन से निकलता है अयस्क, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ओर, और उसकी हमको क्या करनी है, अभिक्रिया करानी है। सबसे पहले क्या होगा कि आपको सिल्वर का अयस्क लेना है। मान लो Ag2S ले लिया, इसको सिल्वर ग्लास बोलते हैं, Ag2S ले लिया। इसकी रिएक्शन किससे कराओगे आप, सोडियम साइनाइड से करा दो। मतलब जमीन से जो अयस्क लिया है उसको बारीक पिसा, धातु का निष्कर्षण आपके सिलेबस में पूरा लेसन है, वहां पे पूरी प्रोसेस देखोगे इसकी। Ag2S अयस्क लिया, उसकी सोडियम साइनाइड से क्या करोगे, अभिक्रिया कराओगे, आपको मिलेगा 2NaAgCN2, मतलब एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिल गया। क्वेश्चन है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज कहाँ होता है, तो चांदी या सोने के निष्कर्षण में होता है, और Na2S बन गया, ठीक है।
अब जो आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाया है, इसकी क्या करो, जिंक के साथ अभिक्रिया करा दो। इसकी क्या करोगे आप, जिंक के साथ अभिक्रिया करा दो। जब आप इसकी जिंक के साथ अभिक्रिया कराओगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा NaZnCN2, क्योंकि लिगेंड तो वही रहेगा NaZnCN2, नहीं 2 यहां से और 2 यहां से, 4 प्लस सिल्वर क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, तो वहां जो चांदी मिली है वो आपको क्या मिल गई, प्योर मिल गई। ऐसे ही आप चांदी की जगह यहाँ पे गोल्ड का AS ले लोगे और सेम यही प्रोसेस कराओगे तो लास्ट में AU मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, गोल्ड। तो चांदी और सोने के निष्कर्षण में किसका उपयोग होता है, उपसंयोजक यौगिक का उपयोग होता है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेंगे कि हीमोग्लोबिन के अंदर पोरफायरिंग रिंग होती है, और वो पोरफायरिंग जो रिंग होती है, ठीक है, उसके अंदर जो मेटल पाई जाती है कौन सी है, आयरन है, और वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना के रहती है। आप हीमोग्लोबिन का जब बायो का डायग्राम देखोगे तब उसमें देखोगे जो पोरफायरिंग रिंग है ना, वो एरो वाली तीर के द्वारा मेटल से जुड़े हुए हैं, मतलब एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बताया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे हीमोग्लोबिन में कौन सी मेटल होती है, Hb में आयरन होती है। एक पूछेंगे क्लोरोफिल, पेड़ों में पाए जाने वाला क्लोरोफिल है जो फोटोसिंथेसिस करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, उसमें कौन सी मेटल होती है, उसमें मैग्नीशियम होती है, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है मैग्नीशियम भी। ठीक है, एक आपसे पूछेंगे विटामिन B12, ठीक है, इसमें कौन सी मेटल होती है, कोबाल्ट, और इसका नाम क्या होता है, साइनोकोबालामीन। विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम साइनोकोबालामीन होता है। ठीक है, एक आपसे पूछेंगे कैंसर के इलाज के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो उसको बोलते हैं सिसप्लेटिनम। कैंसर का ट्रीटमेंट किससे होता है, सिसप्लेटिनम से। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PTNS3(2Cl2). इसका जो सिस ज्यामिति आप बनाओगे, ज्योमेट्री बनाओगे, उससे किसका ट्रीटमेंट किया जाता है, कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है। क्लोरोफिल हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, साइनोकोबालामीन हो गया। ठीक है, और ठीक, आज की वीडियो में इतना ही कराता हूं। अगर इस वैसे तो ये लेसन मेरी तरफ से खत्म है, ठीक है, फिर भी इसमें अगर कोई छोटी मोटी चीज बची है तो मैं एक बार देख के वो सारी चीजें आपको बता दूंगा। कोई एक आधे नंबर की कोई ना कोई चीज हो सकता है रह गई हो। ठीक है, उपसहयोगी यौगिक का स्थायित्व है वो मेरे को अभी चेक करना है कि भाई वो सिलेबस में है इस बार के नहीं है, क्योंकि ना पिछली बार तो था, कराया था, सिंपल सी चीज है, और स्थायित्व का 5 साल में एक बार क्वेश्चन आया भी हुआ है। तो एक बार वो स्टेबिलिटी का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी आपको समझाऊंगा। आज के लिए आपको इतना करा रहा हूँ। नेक्स्ट लेसन शुरू जो करूंगा वो होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेसन अच्छा लेसन है, फिजिकल केमिस्ट्री का लेसन है, आपको वो तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।